नमस्कार साथियों, दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आपके साथ हम चर्चा करने वाले हैं वर्तमान में एक समसामयिक और चर्चित मुद्दे पर, जिसे कहते हैं हम यूसीसी या समान नागरिक संहिता। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अचानक बहुत बड़ी चर्चा में है और उत्तराखंड सरकार द्वारा इस पर विधेयक सदन में प्रस्तुत कर दिया गया है और इस बात की कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी ही उसे कानून का रूप मिल जाएगा और देश में ये दूसरा ऐसा राज्य होगा जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। आखिर इस पर बहुत सारा विवाद देश भर में चल रहा है और ये चर्चा का कारण बना हुआ है। इसको हमें जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वे लोग और एक सामान्य सजग नागरिक कैसे समझे, इस बात को बहुत संक्षेप में आपसे चर्चा कर रहा हूं। और हम इन 6 हिस्सों में इस टॉपिक को समझ लेंगे और ये 6 हिस्से यदि आप समझ गए तो हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग काम करने में और एक जन नागरिक होने के नाते हमारी समझ में विस्तार होगा, ऐसा हम समझ रहे हैं। एक तो ये क्या है, विवाद कर लेते हैं। ये विवाद क्यों हो रहा है, इस पर आखिर ऐसा क्या है, व्हाट इज डिस्प्यूट। और जब इसकी बात करेंगे क्या है विवाद की, तो एक बात हमें पता चलेगी कि इसमें जो क्या संविधान में कोई उल्लेख नहीं है क्या, कि जो इतनी इसमें चर्चा हो रही है, अगर संविधान में उल्लेख है तो संविधान में क्या प्रावधान है इसके लिए, थोड़ा सा वो जानेंगे और जानेंगे कि इसकी आवश्यकता आखिर अचानक ऐसी क्यों हो गई है और ये हमारे लिए जो प्रश्न बन सकते हैं उसकी बात करेंगे। और बात करेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ भारत में, इसका विकास क्रम क्या है। इससे पहले भी आपने, जब ये यूसीसी की बात होती है तो कई ऐसे मुद्दों की बात की जाती है जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हैं, जैसे आपने शाहबानो केस या सरला मुद्गल केस या सायरा बानो केस, ये सब सुने हुए हैं। तो आखिर ये क्या है और इनसे संबंधित क्या प्रश्न हो सकते हैं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, एक तो इस पर बात करेंगे, वर्तमान स्थिति। और उत्तराखंड सरकार जिस बिल को लाई है उस बिल में आखिर प्रमुख प्रावधान क्या हैं जिसकी वजह से ये हमें ये लग रहा है कि यदि ये लागू हो जाएगा तो क्या होगा, उन प्रावधान को जानेंगे। और उसके अलावा अंत में ये जानेंगे कि इसकी चुनौतियां क्या हैं, किन चुनौतियों को लेकर के हम इसे लागू नहीं कर पा रहे हैं, क्यों ये हमारे लिए कठिन बना हुआ है और या सरकार किन चुनौतियों से जूझ रही है, इसका जिक्र करते हैं। तो देखें क्या है विवाद। अगर इसकी बात करें तो हमारे यहाँ देखिए, बहुत पहले पश्चिम में एक विचारक हुए, उनको उदारवाद का जनक कहा जाता है, जॉन लॉक। जॉन लॉक ने एक विचार दिया, असल में इसके इतिहास और पृष्ठभूमि को समझना होगा हमें। उन्होंने एक बात कही कि प्रत्येक व्यक्ति को 3 अधिकार मिले हुए हैं। जॉन लॉक की एक पुस्तक है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, तो टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट किताब में उन्होंने 3 अधिकारों की बात की। ये इसकी पृष्ठभूमि बता रहा हूं मैं। ये 3 प्राकृतिक अधिकार हर मनुष्य को मिले हुए हैं। क्या, जो मनुष्य है उसे अधिकार मिले हुए हैं, ऐसा उन्होंने कहा। ये 3 अधिकार क्या थे, एक तो था संपत्ति का और दूसरा था स्वतंत्रता का और तीसरा था जीवन का, जीने का अधिकार। हम कैसे अपने जीवन को रखें, ये अधिकार हमें मिला हुआ है। संपत्ति, स्वतंत्रता और जीवन, हर व्यक्ति के पास अगर प्राकृतिक रूप से कुछ मिला हुआ है तो ये 3 चीजें सभी को मिली हुई है और सब कोशिश करते हैं इन्हें अच्छा बनाया जाए, संपत्ति को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए, स्वतंत्रता को बढ़ाया जाए और जीवन को बेहतर बनाया जाए। ये हर व्यक्ति कोशिश कर रहा है और लोकतांत्रिक देश में हर नागरिक का ये दायित्व भी है और अपने जीवन को समृद्ध करना हर व्यक्ति को यह अधिकार मिला हुआ है। असल में ये लड़ाई इसी बात की है। तो क्या है हमारी संपत्ति, देखिए किस संपत्ति को लेकर के ये चर्चा हो रही है। हम जब समाज का हिस्सा बनते हैं तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे जीवन में घटित होती हैं। एक, जो विवाह है ये किस रूप में हो और इसका जो लीगल अधिकार है, विधिक अधिकार है, वो कैसा होना चाहिए। विवाह कर लें तो तलाक के लिए क्या नियम होना चाहिए, ये बात कही गई है। और अगर किसी बच्चे को गोद लेना है
तो गोद लेने के क्या नियम होने चाहिए, इस पर बात कही गई है। और एक चौथी महत्वपूर्ण बात है जिसको कहते हैं हम वसीयत या विल। ये वसीयत लिखने का अधिकार क्या सभी को है? वसीयत तो वो लिखेगा जिसके पास कोई संपत्ति होगी, और संपत्ति तभी होगी जीवन भर जब वो कोई काम करता रहा होगा। आखिर इन चार बातों के लिए हमें ये जो यूसीसी है उसका प्रावधान करना पड़ रहा है। जरा सा इसके पीछे लौट के देखेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि जब हम आजाद हुए 1947 में, 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो हम सभी को ये अधिकार मिले संपत्ति, स्वतंत्रता, जीवन का, जिसका जिक्र हमारे भाग 3 संविधान के भाग 3 मूल अधिकारों में है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जो ये चार बातें हैं, इनको लेकर के सभी नागरिकों को समानता मिलनी चाहिए। ये एक विवाद का इशू है। तो अगर इस पर विवाद हो रहा है, किस पर? ये विवाह कितने होने चाहिए? 1 होना चाहिए, 2 होने चाहिए, 1 से ज्यादा होने चाहिए, कैसे? और दूसरा ये कि तलाक का क्या नियम होना चाहिए? तीसरा, अगर किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं तो क्या उसे भी उतनी संपत्ति मिलेगी जितनी एक वास्तविक बच्चे को, जो बिना गोद लिया हुआ जैविक बच्चा होता है, उसे मिलता है? और या वसीयत में बच्चों को, लड़के को, लड़की को कैसे मिलना चाहिए? तो अंततः देखें, परिवार का सृजन समाज का सृजन करता है, और समाज और परिवार का जो ये जोड़ होता है, ये इन्हीं चार पर टिका होता है। आखिर क्या हमारे संविधान में कोई प्रावधान नहीं है क्या इस बारे में कि इतनी चर्चा, ये विमर्श हो रहा है? तो क्या है हमारे संविधान में प्रावधान, जरा उसे समझें। हमारे संविधान के विषय में जब हम बात करते हैं तो इसमें 2 जगह पर ऐसा प्रावधान है। क्या? एक तो ये भाग 3 और एक ये भाग 4। इन दोनों जगहों पर इसका प्रावधान डायरेक्टली भाग 3 में तो नहीं, भाग 4 में है। पर भाग 3 भाग 4 की कहानी जरा समझें। क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 में जब हम आजाद हुए तो हमने सोचा, मतलब हमारी संविधान सभा ने सोचा, जो हमारी संविधान सभा के विशेषज्ञ बैठे हुए थे, उन सबने ये सोचा, भविष्य में हम अपने नागरिकों को, यदि हम आजाद हो जाते हैं, ब्रिटिश शासन से हमें मुक्ति मिल जाती है, तो हम अपने नागरिकों को कौन कौन से अधिकार देंगे। और उन अधिकारों की एक लिस्टिंग हो गई, और जब लिस्ट बनी तो करीब करीब जो ये अनुच्छेद 14 है हमारे यहाँ, अनुच्छेद 14 से लेकर के, वैसे तो 13 का जिक्र भी मूल अधिकार में आता है, पर अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक जितने थे, इनकी एक लिस्ट तैयार हो गई। और ये करीब करीब 36-37 होते हैं, तो 36-37 ऐसी लिस्ट बन करके तैयार हो गई जिसको भविष्य में हम अपने नागरिकों को देने जा रहे थे। तो ये सोचा गया कि कौन कौन सी चीज हम तुरंत दे सकते हैं और कौन कौन सी चीज अभी नहीं दे सकते। जिसको हम तुरंत दे सकते थे, तुरंत दिए जाने वाली चीजों को हमने कहा कि हम इन्हें मूल अधिकार कहेंगे, यानी संविधान लागू हुआ तो मतलब सभी को मिल गया। लेकिन कुछ ऐसे अधिकार थे जो हम उस समय दे नहीं सकते थे, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम अपने हर नागरिक को वो सुविधा दे पाएं। तो हमने ऐसा किया, मतलब हमारी संविधान सभा ने ऐसा किया कि अधिकारों को दूसरे हिस्से में बांट दिया और कहा कि कुछ ऐसे राइट्स होंगे जिन्हें भविष्य में सरकार सक्षम होगी तो देती चलेगी, और उसी को कहते हैं ये जो दूरगामी थे। एक तो तुरंत थे और एक दूरगामी थे, और दूरगामी जो अधिकार थे, उन्हीं अधिकारों को हमने क्या कहा? नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्व का मतलब ही होता है राज्य ऐसा कानून बनाएगा जो नागरिकों की इच्छाओं की, अधिकारों की पूर्ति के लिए प्रयास करेगा। तो इन्हीं को हम कहते हैं क्या? नीति निर्देशक तत्व, या डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब भविष्य में राज्य किस दिशा में कानून बनाएगा, इस पर फैसला किया गया। इसी में एक जगह ये वर्णन है अनुच्छेद 44 में, क्या? भविष्य में दिए जाने वाले कानूनों के विषय में, यानी जो प्रोमिसेस ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने, संविधान सभा ने हमसे किए थे, देश के नागरिकों से किए थे, उसमें अनुच्छेद 44 का एक जिक्र है। इसका मतलब है कि हमारी संविधान सभा ने इसका जिक्र किया था कि भविष्य में ऐसा होगा। कैसा होगा? इसी में कहा गया है समान नागरिक संहिता लाई जाएगी। भविष्य में कब?
भविष्य में कब लाई जाएगी, इस पर संविधान सभा में जब चर्चा हुई तो दो लोगों में बड़ी डिबेट हुई, और उन दो लोगों में एक थे के.एम. मुंशी और दूसरे थे, क्या आप जानते हैं के.एम. मुंशी का नाम? तो के.एम. मुंशी थे और दूसरे व्यक्ति थे बी.आर. अंबेडकर। तो बी.आर. अंबेडकर और के.एम. मुंशी जो हैं, इनका जो ये मतभेद था वो ये था, ये लागू करने के लिए कोई असहमत नहीं था, लेकिन थोड़ी सी इनमें जो मतांतर था, ये अंबेडकर साहब कहते थे कि भविष्य में आम सहमति के आधार पर जब समाज के सब लोग तैयार हो जाएं तो इसे लागू कर लेना। लेकिन के.एम. मुंशी साहब कहते थे कि इसका लागू होना इसलिए जरूरी है, अगर हम आजाद हो जाएंगे तो हमारे यहाँ स्त्रियों को, पुरुषों को, आदिवासियों को, हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार दिया जाना चाहिए। उनमें लैंगिक आधार पर, भाषाई आधार पर, आर्थिक आधार पर या शारीरिक क्षमता के आधार पर कोई अंतर नहीं होना चाहिए। यानी समानता के लिए इसे लागू करना जरूरी है, समानता के लिए तुरंत इसे लागू करना जरूरी है, ये मानते थे के.एम. मुंशी। और जबकि अंबेडकर साहब मानते थे क्या, भविष्य में कब, जब सब लोग इस पर सहमत हो जाएं, तो भविष्य में सहमति के आधार पर हमें क्या करना चाहिए, सहमति के आधार पर यूसीसी को लाना चाहिए। और यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता, और समान नागरिक संहिता का मतलब मैंने आपको कहा विवाह, तलाक और बच्चों को गोद लेने और वसीयत लिखने के 4 अधिकारों के बारे में बात हो रही है। हम में से बहुत लोग ये परसेप्शन बना चुके हैं यूसीसी के बारे में कि जैसे ये यूसीसी किसी धार्मिक मामले में कोई हस्तक्षेप है, ये धार्मिक मामले में, धर्म को मानने के मामले में, किसी अन्य पूजा पाठ पद्धति को पर विश्वास करने में कोई भी दखल नहीं देती है, बल्कि इन 4 पर ये बात करती है। केवल 4 पर कैसा कानून होना चाहिए, सभी नागरिकों के लिए समान होना चाहिए। अच्छा, जब ये जो इन्होंने कहा कि ये इस पर सहमति के आधार पर होना चाहिए, तो फिलहाल कुछ ही दिन पूर्व जब विधि आयोग से पूछा गया क्या सहमति के आधार पर इसे किया जाना चाहिए, तो विधि आयोग ने एक अच्छी बात कही, क्या कि अभी हमारा समाज उस स्थिति में साक्षरता की दृष्टि से नहीं पहुंचा है जहां पर वो इतने हितकारी मुद्दे पर, अपने वेलफेयर के लिए अच्छे मुद्दे पर निर्णय लेकर के तैयार हो जाए। तो इसने कहा, विधि आयोग ने, क्या कि हमारा समाज इसके लिए अभी तैयार नहीं है। तो क्या फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या हमारा समाज तैयार नहीं है, और इस बात पर कुछ लोगों ने कहा कि हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से ये फैसला करवाएंगे कि ये यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में इस पर, देखिए संविधान में जो प्रावधान है उसी के तहत मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये कहा कि राज्य इस पर कानून बना सकते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने निर्णय में कहा ही कहा, लेकिन उससे पहले ही हमारे यहाँ राज्य इस पर कानून बना सकते हैं ऐसा, लेकिन हमारे यहाँ पहले से ही इसका जिक्र है। और ये कहाँ है, 2 बातें जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं या सामान्य नागरिकों के समझने के लिए भी बहुत जरूरी हो सकती हैं। वो क्या, हमारे यहाँ एक संविधान में अनुसूची 7 है, और 7वीं अनुसूची तो आप जानते ही हैं, अनुसूची 7 का संबंध है कि राज्यों को और केंद्र को और दोनों को मिला करके जो कानून बनाए जा सकते हैं उनका विभाजन किया गया है। तो ऐसे बांटा गया है, एक संघ सूची जिसमें केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और दूसरी राज्य सूची और जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, उसी को कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। तो जो ये मुद्दा है, आपसे सीधे सीधे सवाल पूछा जाने वाला है कि ये जो यूसीसी का मुद्दा है ये किस सूची के अंतर्गत आता है। तो ये यूसीसी का जो मुद्दा है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। दूसरे तरह से पूछा जाएगा इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे है, तो कहा जाएगा केवल संसद को है, केवल राज्य को है। तो हम समझते हैं कि समवर्ती सूची के तहत इसमें फेडरल को भी, यानी सेंटर को भी और स्टेट को भी ये राइट है कि वो कानून बना सकते हैं। अब देखिए यहां पर एक और जिक्र आता है किसका, संविधान के अनुच्छेद 162 का। ये अनुच्छेद 162 क्या है, अनुच्छेद 162 राज्यों को, स्टेट्स को यह अधिकार देता है कि वे अपने अनुसार समाज हित के किसी भी विषय पर कानून बना सकते हैं। कौन, राज्य कानून बना सकते हैं। तो राज्य कानून किस पर बनाएंगे,
कानून बना सकते हैं, और ये किस पर बना सकते हैं? दो पर बना सकते हैं, या तो राज्य सूची पर और या समवर्ती सूची पर। इसी अनुच्छेद 162 का उपयोग करते हुए इस समय उत्तराखंड सरकार के सदन में ये बिल रखा गया है कि हम इस पर एक कानून लाना चाहते हैं। किस पर? जिस पर हमारे नागरिकों को समान अधिकार मिल जाएं। और ये समान अधिकार किस पर? फिर से रिपीट कर रहा हूं, विवाह के मामले में, तलाक के मामले में, बच्चों को गोद लेने के मामले में और वसीयत लिखने के मामले में। केवल इन 4 चीजों के बारे में हमारे राज्य के सभी नागरिक समान अधिकारों को धारण करेंगे। यानी कौन उनके बच्चे होंगे, उन्हें कितनी संपत्ति मिलेगी, इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं, उसका जिक्र करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बातें इतनी कि ये समवर्ती सूची, और एक और बात थी, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, संविधान का अनुच्छेद 162 लिख दिया गया और ये अनुच्छेद 44 लिख दिया गया। उस दिन जब ये फैसला किया गया था क्या कि हम इसे मूल अधिकार में रखें या हम इसे डीपीएसपी में रखें। संविधान सभा के सामने जब ये प्रश्न आया था डीपीएसपी में रखें, तो आपकी जानकारी के लिए ये 5 और 4 के अनुपात से संविधान सभा ने पास कर दिया था। यानी 5 लोग ऐसे थे जो ये चाहते थे कि इसे डीपीएसपी में रख दिया जाए, और 4 लोग ऐसे थे जो चाहते थे इसे मूल अधिकार में रख दिया जाए। यानी उसी दिन से, जब से संविधान लागू हुआ 1950 से, इसे नागरिकों को दे दिया जाए। और अंततः हुआ ये कि भविष्य में हम नागरिकों को देंगे, तो भविष्य में कब देंगे आखिर? इसी बात को अगर सोचें तो इसकी जरूरत क्या है, इस बात को समझना पड़ेगा। क्या जरूरत है इस यूसीसी की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, समान नागरिक संहिता की जरूरत क्या है हमें? जरा समझें। मानव को, होमोसेपियंस को पैदा हुए आज लंबा समय हो गया है। और होमोसेपियंस कब पैदा हुआ? इतिहास की वो घटना आप सुनेंगे तो स्तब्ध रह जाएंगे, जब बंदर प्रजाति के किसी बंदर ने पहली बार अपने अगले पंजों को उठाया, यानी अगले पैरों को उठाया, और वो 2 पैरों पर खड़ा हो गया। 2 पैरों पर खड़े होने की इसी कहानी से एक मुहावरा बना, अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब अपने अधिकारों के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए तैयार हो जाना। तो मैं आपको इसकी आवश्यकता बता रहा हूं। इतिहास में कहां से शुरू हुई ये कहानी? ये कहानी वहां से शुरू हुई जहां से होमोसेपियंस आए। होमोसेपियंस जहां से आए, और होमोसेपियंस में बंदर ने पहली बार अपने पैरों को, अगले पैरों को खड़ा कर लिया, और वो सीधा खड़ा होना सीख गया। और उसने क्या किया? वह बर्बर पशु समाज से बाहर निकल गया। और बर्बर पशु समाज में क्या था? वहां किसी की सुरक्षा नहीं थी। ये बात समझेंगे तो आपको इसका महत्व समझ में आएगा कि हम लोग उस बर्बर समाज से, जहां पशु एक दूसरे पर हमला करते थे, एक दूसरे का शिकार करने को तैयार होते थे, हम उस समाज से मुक्त हो गए। हमने सोचा हम अब किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, अपने जीवन को बेहतर करने के लिए दूसरे के जीवन को कष्टमय नहीं बनाएंगे। ये जो वाक्य बोल रहा हूं ना, यही यूसीसी का आधार है। हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए दूसरों के जीवन में कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। यही मानवता की शुरुआत थी और मानव सभ्यता की शुरुआत थी। तो हम उस पशुओं के बर्बर समाज से बाहर निकल करके हमने जिस समाज की स्थापना की वो था मानव समाज। और मानव समाज किस पर निर्भर था? ये स्वतंत्रता पर था। और स्वतंत्रता कैसी? ऐसी स्वतंत्रता जिसको हमारे संविधान में सकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में लिया गया है। यानी हम स्वतंत्र हैं, पर उतने ही स्वतंत्र हैं जितने से दूसरों के जीवन में कष्ट न पहुंचता हो। क्या हमारे परिवारों की अब और हमारे समाज की ऐसी स्थिति है? हम अपने परिवार और सगे संबंधियों के बीच ऐसी ही स्थिति में रहते हैं? क्या हमारे सभी के बच्चों के, जितने धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय भारत में रहते हैं, उन सबके बच्चों को, उनकी पत्नियों को क्या ऐसे अधिकार मिले हुए हैं? उनके बुजुर्गों को जिनको वसीयत लिखनी है, ऐसे अधिकार मिले हुए हैं कि जो संविधान में वर्णित हैं? यदि नहीं, तो हम मानव समाज के निर्माण की इस स्वतंत्रता और इस अधिकार की धारणा
का बड़ा विरोध करते हैं। और यहाँ एक चीज और शुरू होती है सुरक्षा की। आखिर हम सुरक्षित नहीं हैं अपने ही घर के भीतर, अपने ही समाज और अपने ही राष्ट्र में। तो ये बात हमने मानव समाज की स्थापना की, वो जो बंदर ने पहली बार अपने पैर खड़े किए थे और वो रीढ़ के बल खड़ा हो गया और उसने सबसे ऊपर अपने मस्तक को रख दिया, यानी उसका माथा यानी दिमाग, अपने दिमाग से वो सब कुछ सबसे बेहतर कर सकता है, ये जो भाव था वो कमजोर पड़ गया। तो अब हम उस जगह पहुंचे हैं जहां हमने कहा, आज आप चर्चा देखते होंगे, 3 शब्द बड़े प्रचलित हैं हमारे यहाँ। हम इसी विकास क्रम में इस जगह पहुंच गए जहां पर आपने एक शब्द सुना है, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब राजतंत्र, जहां एक व्यक्ति का तंत्र होता है। इसी को हम तानाशाही भी कहते हैं। हमने इतिहास में देखा कि एक व्यक्ति अपनी ताकत के बल पर राजा बन गया और उसने मन चाहा अपनी प्रजा पर शासन किया। हो सकता है प्रजा के हित में भी रहा हो, लेकिन जब हमने देखा कि लोग अपने अधिकारों के लिए खुद कानून बनाते हैं और उसके अनुसार खुद नियमों का पालन करते हैं, उस व्यवस्था को हमने डेमोक्रेसी या लोकतंत्र कहा। और लोकतंत्र में जनता का शासन हुआ और जनता के शासन में आज जो नई चीज शामिल हो गई है, वो जो तीसरी स्टेज पर हम पहुंच गए हैं। अगर इसे पहली मान लें, इसे दूसरी मान लें, हालांकि इतिहास के विकास में बहुत लंबा इसका घटनाक्रम है, लेकिन क्या कि आज हम एक तीसरी स्टेज में पहुंच गए हैं और हम बात करते हैं बायोक्रेसी की। और बायोक्रेसी का मतलब है जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी चीजों में जीवन है, वो पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों, मनुष्य हों, या ये जीवाणु जैसी चीजें भी हों, सूक्ष्म जीव भी हों, उनके जीवन की भी रक्षा के लिए हम लोग तत्पर हैं। तो आखिर बायोक्रेसी मतलब सभी जीवों के अधिकार की बात हो रही है। हम इस समय में जी रहे हैं और इस समय में अगर हम यूसीसी की बात न करें, हम मनुष्यों को बराबर अधिकार देने की बात न करें, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हमारे समाज के लिए, डेमोक्रेसी के लिए एक चुनौती हो सकती है। ये बात अलग है, हम उस डिबेट में नहीं पढ़ रहे हैं कि इसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम यूपीएससी, पीसीएस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिविल सर्वेंट के एस्पिरेंट होने के नाते इस बात को समझना चाह रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि जब हम इस स्टेज पर पहुंच गए हैं, मानव होमो सेपियंस से लेकर के बायोक्रेसी तक की यात्रा कर चुका है, तो हमें जरूरत पड़ रही है किस बात की? हम सभी को अधिकार देने की, सबके अधिकारों के संरक्षण की। और जब हम इस अधिकारों के संरक्षण की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। और इसकी परिभाषा कहाँ है? एक तो हमारी प्रस्तावना में है, ये पूछा हुआ प्रश्न है हमारे यहाँ, एक प्रस्तावना में है कि भारत एक वेलफेयर स्टेट है, लोक कल्याणकारी राज्य है। इसका जिक्र कहाँ है ऐसा पूछा, तो लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा हमारे यहाँ एक तो प्रस्तावना में दी गई और दूसरा डीपीएसपी में कही गई। यूपीएससी ने इस पर सवाल पूछा। तो इन 2 जगहों में अगर ये बताया गया कि हम समाज के कल्याण के लिए सरकार की स्थापना करते हैं, तो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व हो जाता है कि हम एक समता मूलक समाज की स्थापना करें। समानता वाले समाज की नहीं, समता मूलक, यानी जहां इक्विटी पर जोर दिया जाता है। कमजोर जो है उसे ज्यादा चीजें मिलनी चाहिए, पुरजोर जो है, जो ताकतवर है, जिसके पास शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक शक्तियां अधिक हैं, यदि उसे कम भी दिया जाए तो ग्रास रूट प्लेइंग फील्ड जो है वो हर कमजोर व्यक्ति को मिलना चाहिए। इसी को कहते हैं समता मूलक समाज। तो हम समता मूलक समाज बनाने की बात करते हैं और इसी में बात आती है किसकी, कि हम ऐसा ये डीपीएसपी को लागू करके भारत को लोक कल्याणकारी राज्य साबित करें। और जॉन रोल्स ने अपनी एक किताब टू ट्रीटीज अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में ये बताया कि जो दबे कुचले समाज के वंचित वर्ग हैं, उन्हें ऊंचा उठाने की आवश्यकता है। ये कब होगा? जब असमानता खत्म होगी। और असमानता को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। समानता मूलक समाज असमानता को खत्म करके बनेगा। और असमानता समाप्त नहीं हो सकती है, लेकिन असमानता कम हो सकती है। तो हम असमानता को समाप्त नहीं कर सकते हैं, तो कम कर सकते हैं। और अगर असमानता को कम करेंगे तो हमें पता चलेगा, जहां स्त्रियों को अधिकार नहीं मिले हैं शिक्षा के, जहां बच्चों को अधिकार नहीं मिला है उनकी पुश्तैनी संपत्ति में, तो उन्हें अधिकार दें। और इसी द्वंद्व को हम कह रहे हैं यूसीसी। अब देखें हम कि इसका जो विकास क्रम है ये कैसा रहा।
अभी तक हम अचानक कहां से इतनी बड़ी बात आ गई। तो 1988 में एक केस हुआ था, उसको कहते हैं साहबानो केस। और साहबानो केस में पहली बार, क्षमा करें, 1985 में, ये साहबानो केस 1985-85 में, और पहली बार यूसीसी की मांग उठी थी और कहा गया था कि हमें सभी को, वो चाहे किसी भी धर्म जाति की स्त्री हो, उसको भी बराबरी का अधिकार देना चाहिए, जैसा अधिकार सभी प्रकार की महिलाओं स्त्रियों को मिला है। और असल में ये द्वंद्व स्त्रियों को अधिकार दिलाने से संबंधित है। एक ये केस था, और बाद में एक सरला मुद्गल केस आया 1995 में। सरला मुद्गल केस, ये आपसे यही बातें पूछी जानी है 1995 में, 1995 में। और इसमें कहा गया, इसमें तो पहली बार यूसीसी की मांग उठी और यूसीसी बनाए जाने को पूरे देश भर में पहल करने की बात कही गई। पहली बार यूसीसी को देश भर में लागू करने की मांग की गई, देश भर में लागू करने की मांग की गई। और 1995 में ये जो सरला मुद्गल केस था, इसमें मुद्दा था 2 या 2 से अधिक विवाह करने का। तो उन्होंने कहा कि ये जो द्विविवाह है, इसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि इससे किसी एक स्त्री के अधिकारों का हनन होता है, संपत्ति का ठीक विभाजन नहीं हो पाता। तो द्विविवाह प्रथा या इससे अधिक विवाह, बहुविवाह प्रथा पर रोक लगनी चाहिए, इसे नहीं होना चाहिए, ये बात कही। और हाल फिलहाल के वर्षों में, ठीक कोरोना से पहले के दिनों में, ये एक केस और आया जिसको हम कहते हैं सायरा बानो केस। और सायरा बानो केस का संबंध 2017 में इससे था। इसी आधार पर 3 तलाक को खत्म करने की बात कही गई थी और 3 तलाक खत्म कर दिया गया, 3 तलाक समाप्त करने की बात कही गई थी। ये 3 महत्वपूर्ण केस हैं इससे संबंधित जो हमसे पूछे जा सकते हैं। पर इन सब का उद्देश्य क्या था? स्त्रियों को भी समता का अधिकार देना, बराबरी का अधिकार देना। आखिर क्या स्थिति है इसकी? इसका विकास क्रम तो ऐसे हुआ, वर्तमान में क्या स्थिति है, जरा इसे समझें। तो इसे समझने में ये समझना पड़ेगा कि भारत का एकमात्र राज्य अभी तक है क्या? भारत का एकमात्र, आप जानते हैं इस बात को, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। एकमात्र राज्य मतलब भारत के एक राज्य में ये ऑलरेडी लागू है, और ये राज्य है गोवा। और गोवा में इसलिए लागू है क्योंकि ये 1962 में भारत को मिला, और जैसा मिला, किससे मिला? पुर्तगालियों से मिला। मैं आपको ये भी क्वेश्चन बता रहा हूं, ये भी पूछा हुआ है, पुर्तगालियों से मिला। यहाँ पहले पुर्तगालियों का अधिकार था, तो पुर्तगालियों के शासन में 1867 से ही पुर्तगाल के लोगों ने वहां नारियों के लिए, स्त्रियों के लिए भी, या सभी प्रकार के समुदाय समाजों के लिए एक ही प्रकार का सिविल कानून बनाया था, नागरिक कानून। ठीक है, ये नागरिक कानून की बात यह है जो उस जगह के सभी नागरिकों पर एक जैसा लागू होता है, उसे कहते हैं हम नागरिक कानून। तो ये 1867 से ही वहां लागू हुआ था, इसलिए वहां अधिकार था कहाँ? गोवा में 1962 तक ही अधिकार था पुर्तगालियों का। फिर उनसे हमें मिला, तो यूसीसी भी वहां वैसे का वैसे ही लागू रहा। यूसीसी केवल और केवल गोवा में अभी तक लागू है। लेकिन अब उत्तराखंड एक दूसरा राज्य बनने जा रहा है जहां पर यह लागू हो जाएगा, या लागू करने के लिए सदन में विधेयक आया हुआ है। उत्तराखंड दूसरा राज्य बनेगा यदि ऐसा करता है। तो राज्य होगा, अभी है नहीं, होगा अगर ऐसा करता है तो। उसके बाद देखें कि ये जो असम है, ये कहता है कि हम भी लागू करेंगे, राजस्थान है कहता है हम भी लागू करेंगे, और गुजरात में भी ये बात है कि गुजरात को भी ये लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो अभी तो विकास क्रम ये है कि भारत के एक राज्य में लागू है, दूसरे राज्य उत्तराखंड के सदन में है, और तीसरे ये असम, राजस्थान, गुजरात भी कहते हैं हम लागू करेंगे। आखिर क्या कह रहे हैं ये? उत्तराखंड में जो यूसीसी विधेयक लाया जा रहा है उसमें बहुत विस्तार से बातें हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लाया जा रहा है उसमें क्या बात है? देखिए, एक तो बात है गोद लेने को लेकर के, मतलब गोद लेना कहें या संतान को लेकर के बात कहें, तो ये जो संतान है ये जैविक रूप से जो इनके माता पिता होंगे उन्हीं की होगी। देखिए, ये चुनौती कहाँ आती है? जैविक रूप से मतलब जिसने पैदा किया। अब जैविक रूप से चुनौती कहाँ आती है? जहां बात होती है कि दत्तक पुत्र कौन है, दत्तक संतानें कहते हैं इन्हें,
दत्तक संतान कौन है, मतलब किसी का गोद लिया हुआ कौन है, कुछ नाजायज होते हैं जिनके पिता का पता नहीं चलता है। ये माता का तो पता चलता ही है, माता कौन है ये तो पता लगेगा ही, लेकिन हो सकता है माता का भी ना पता लगे, जो बच्चे कहीं फेंक दिए जाते हैं, ऐसे बच्चों के बारे में। या फिर ऐसे बच्चे जो सोरोगेसी से पैदा होते हैं, सोरोगेसी मतलब सोरोगेट मदर, यानी किसी अन्य के भ्रूण में डाला गया बच्चा। इस पर भी हम फिर कभी वीडियो बनाएंगे। सोरोगेसी चाइल्ड कहेंगे या सोरोगेसी बच्चे कहेंगे, और या ऐसे बच्चे जो टेस्ट ट्यूब बेबी से पैदा होते हैं, ये सब उनके बच्चे माने जाएंगे जो जैविक संतानें जिनकी होंगी, जिनकी जैविक संतानें होंगी, यानी जिन्होंने इन्हें पैदा किया है, जिनकी जैविक संतान होंगी, ये उनकी संतानें मानी जाएंगी। एक तो ये बात कही गई जैविक संतान, और दूसरा कि अगर ये बच्चे पैदा होते हैं तो इनको संपत्ति कैसा होगा। संपत्ति का अगर बंटवारा करना है तो ये संपत्ति लड़के और लड़कियों में बराबर की बांटी जाएगी, यानी 50% का ये 50-50 का रेशियो रहेगा। किसमें? लड़के और लड़कियों में संपत्ति के विभाजन को लेकर के, जो अभी तक पूरी तरह हमारे समाज में एक्सेप्टेबल नहीं था। वो आपसी संबंधों के कारण, आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के कारण नहीं था, किंतु इसमें ऐसा बताया गया है कि लड़के को और लड़की को दोनों को संपत्ति के बराबर का हिस्सा मिलेगा। अच्छा, इसी संपत्ति के बारे में एक विवाद ये है कि यदि ये संपत्ति पति और पत्नी के बीच बंटनी हो, अभी कुछ समुदायों में क्या है कि पति और पत्नी के बीच यदि विभाजन हो तो पत्नी को केवल 25% हिस्सा मिलता है और पति को 75% हिस्सा मिलता है। तो ये कहा गया कि यदि पति पत्नी में भी विभाजन हो तो ये 50-50 का 50-50 का अनुपात रहेगा। एक बात ये भी कही गई है इसमें, एक महत्वपूर्ण ये है, और एक महत्वपूर्ण है विवाह पंजीकरण का। ये विवाह पंजीकरण यदि ये समझ लेंगे तो इससे हमें ये समझ में आएगा कि हमारे यहाँ जो परिवार हैं वो समाज की स्थापना करने वाली एक बुनियादी इकाई है। इसलिए हमारे यहाँ विवाह को एक संस्था के रूप में मान्यता दी गई है, कॉन्ट्रैक्ट के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। तो विवाह पंजीकरण 6 माह के भीतर अवश्य कराना होगा। ऐसा अगर ये लागू हो जाता है तो इसमें वर्णन है इसका, 6 माह के भीतर अनिवार्य होगा। और ये केवल विवाह ही अनिवार्य नहीं होगा, यदि लिव इन में रहना है तो लिव इन में रहना भी, लिव इन रिलेशन को भी रजिस्टर करना पड़ेगा इसी समय में, 6 महीने के भीतर में। और एक बात और कही गई है इसमें कि ये जो विवाहित होंगे वे लोग लिव इन में नहीं रह सकते हैं, विवाहित लोग लिव इन में नहीं रह सकते हैं, यानी लिव इन नहीं रह सकते। इसका मतलब है कि विवाह को लेकर के एक और बात कही गई है। विवाह कैसा होगा? विवाह एक विवाह होगा, पॉलीगैमी को प्रतिबंधित कर दिया गया है, बहुविवाह इसमें नहीं होगा, बहुविवाह रोक दिया गया। और ये बहुविवाह कब तक के लिए? जब तक के लिए बहुविवाह को प्रतिबंधित कब तक के लिए कर दिया गया? जब तक एक विवाहित पुरुष की पत्नी और विवाहित पत्नी का पति जीवित हो, विवाहित स्त्री का पति जीवित हो, तो साथी के जीवित रहते हुए कोई भी विवाह नहीं किया जा सकता है, एक ही विवाह होगा। साथी के जीवित रहते दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता। इतनी ही बात का ये विवाद है जो यूसीसी का आप विवाद समझ रहे, असल में इतना ही विवाद है और कुछ नहीं। इसमें कोई धार्मिक प्रतिबंध की और किसी भी धार्मिक मान्यता परंपरा पर प्रतिबंध लगाने की या उसे बदलने की कोई भी बात नहीं की गई है। तो जीवित रहते दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, इससे क्या होना है? इससे समाज में जो ये परिवर्तन होते हैं कि एक से ज्यादा विवाह और कितने विवाह कर लिए, तो आखिर संपत्ति का बंटवारा कैसे हो, हम क्यों करना चाहते हैं ऐसा? आपने वो दामिनी मूवी का डायलॉग सुना होगा, उसमें सनी देओल ने कहा, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है जे साहब, न्याय नहीं मिला। तो न्याय कब मिला? न्याय नहीं मिला
असल में हमारे यहाँ इन मुद्दों को लेकर के कोर्ट में इतनी पेंडेंसी है, कोर्ट्स हमारे इन्हीं मुद्दों को सुलझाने में इतना व्यस्त हैं कि इनकी वजह से कई जरूरी मुद्दों पर लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। लोगों के साथ हत्या, बलात्कार, रेप जैसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन वह मुद्दे कोर्ट में पड़े के पड़े रहते हैं, क्योंकि ऐसे मुद्दे बहुत सारे हमारे अदालतों में पहले से पड़े हुए हैं और इन्हीं पर सुनवाई नहीं हो पाती। इसलिए इसके आ जाने से हमारे कोर्ट में, अदालत में इन कामों की घटनाएं, ये सब घटनाएं खत्म हो जाएंगी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि इनकी जो सुनवाई है, इनकी जो संख्या है वो बहुत घट जाएगी और हमारे न्यायालयों को मौका मिलेगा कि वो अन्य मामलों में लोगों को शीघ्र से शीघ्र न्याय दें। क्योंकि आपने सुना है कि देर से मिला हुआ न्याय अन्याय से भी बढ़कर होता है, यानी अन्याय सबसे बड़ा वो है जब न्याय देर से मिलता है। तो हम न्याय को और शीघ्र लोगों तक पहुंचाएं, विकसित भारत की ये संकल्पना बनाएं। और एक आपने सुना है एसडीजी, एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यूएनओ ने 2015 में ये गोल दिए और इसमें 17 लक्ष्य रखे गए हैं। इन 17 लक्ष्यों में से एक 5वें नंबर का लक्ष्य है, उसे कहते हैं लैंगिक न्याय की धारणा, यानी जेंडर जस्टिस का कंसेप्ट ऑफ जेंडर जस्टिस। और जेंडर जस्टिस का मतलब है ये कोई स्त्री हो, पुरुष हो, थर्ड जेंडर हो, वह जैविक रूप से जो भी उसे प्रकृति ने बनाया, ईश्वर गॉड जिसने बनाया, सुप्रीम पावर ने बनाया, लेकिन उसको अधिकार एक नागरिक होने के नाते वैसे ही मिलने होने चाहिए जैसे अन्य लोगों को मिले हुए हैं। तो हम ये जो लैंगिक समानता की बात हमारे यहाँ एसडीजी में की गई है, हम उसकी भी स्थापना करना चाहते हैं इस यूसीसी के माध्यम से। यूसीसी इसलिए भी लाया जा रहा है तो अदालतों का बोझ कम करना, और ये एसडीजी के 17 गोलों में से 5वें गोल को, लैंगिक समानता को लागू करना, ये हमारा एक इसमें लक्ष्य दिखाई देता है। और अब जब हम बात करते हैं कि इसकी चुनौतियां क्या हैं, तो चुनौतियां देखें, यही है कि समाज में कुछ लोगों द्वारा, कुछ धर्म संप्रदाय पंथ मान्यताओं को मानने वाले लोगों द्वारा ये बात कही जा रही है कि ये उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि ये जो नियम है, जो ये 4 चीजें बताई मैंने आपको, विवाह, तलाक, गोद लेना और वसीयत लिखना, ये नियम जैसे उनके धर्म ग्रंथों में लिखे हुए हैं वैसे चलने चाहिए। इसलिए उनको लगता है कि ये धार्मिक मुद्दा है। दूसरे लोग कहते हैं ये मुद्दे धार्मिक नहीं हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, संविधान में अनुच्छेद 25 से हमें ये अधिकार मिला हुआ है कि हम अपने धर्म, विश्वास, आस्था का संरक्षण करें, इसलिए हम ये चाहते हैं। लेकिन जो लोग इसे विधिक मानते हैं, वो मानते हैं क्या कि हमें संविधान के अनुच्छेद 14 से, ये कुछ चीजें मैं आपको कह रहा हूं। अच्छा, वो लोग जो ये मानते हैं कि धार्मिक है, वो ये भी मानते हैं कि अनुच्छेद 19 से हमें, अनुच्छेद 19 से हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। जब हर व्यक्ति स्वतंत्र है तो उस पर आप ये इम्पोज नहीं कर सकते, ऐसा वो लोग कहते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि जब मनुष्य समाज की, सभ्यता की स्थापना हुई तो व्यक्ति ने फैसला किया कि मैं दूसरे के जीवन में बाधा नहीं बनूंगा। इसी को कहते हैं पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। तो हमारे यहाँ लिबर्टी निगेटिव नहीं है, मतलब चाहे जो करें, हमें कोई रोक नहीं सकता। हमारे यहाँ 19(1) में तो ये स्वतंत्रताएं वर्णित हैं 6 प्रकार की, लेकिन 19(2) में एक शब्द युक्ति युक्त निर्बंधन की बात की गई है। तो युक्ति युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं हमारी स्वतंत्रता पर। यदि वो दूसरों के जीवन पर कोई अड़चन डालता है, व्यवधान पहुंचाता है, दूसरों के सर्वांगीण विकास को रोकता है, तो उसे रोका जा सकता है, ऐसा कहा गया है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो इसे विधिक मानते हैं वो कहते हैं कि अनुच्छेद 14 से हमें ये अधिकार मिला है कि हम समानता स्थापित करेंगे, समानता का अधिकार मिला है। और कहा गया क्या, समान लोगों के साथ समान और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जा सकता है। इस पर मैं आपको फिर कभी एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं इस तरह की वीडियो, तो आप जरूर इसमें कमेंट्स करके हमें बताइए कि आपको ये अच्छे लग रहे हैं। हम ऐसे समसामयिक मुद्दों पर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस लाएंगे आगे। और अभी तक भी अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें जो समसामयिक मुद्दों पर आपकी एक बेहतर समझ बना सकते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट बनने के लिए भी और एक सजग नागरिक बनने के लिए।
लिए भी हमारी समझ को विकसित कर सकते हैं। अब ये अनुच्छेद 14 में समान लोगों के लिए समान और असमान लोगों के लिए असमान, असमान मतलब जिनमें कोई कमियां हैं, जो लोग समाज में बराबरी का सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, उनको हेल्प करना, सपोर्ट करना, यह है असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार, मतलब उनको हेल्प प्रोवाइड करना। और समान लोगों के समान लोगों के साथ समान व्यवहार का मतलब जो इक्वल प्लेइंग लेवल फील्ड पर हैं, उनको न्यूनतम आवश्यक चीजें उनको भी उपलब्ध कराई जाएं। इसको विस्तार से फिर कहेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि अनुच्छेद 14 मिला है इसलिए हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिला हुआ है, समता का अधिकार मिला हुआ है। अच्छा, एक और बात है हमारे यहाँ कि जब हम ये बात कहते हैं कि ये विधिक है, तो हमारे यहाँ ये भी विधिक है कि सभी को स्वतंत्रता मिली हुई है। उसी अनुच्छेद 19 की बात कर रहा हूं। तो हम लोग सब सर्वांगीण विकास, यानी ये जो भाग 3 है हमारा, ये बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सर्वांगीण विकास का अधिकार मिला हुआ है। ये हमारा मूल अधिकार है, मूल अधिकार ये बताते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमें ये स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं वो चुनौतियों के रूप में भी हैं, ये इसको लागू करने में, और एक सहायता के रूप में है। सबसे महत्वपूर्ण यह है जो अंबेडकर जी ने कहा कि समाज की सहमति के आधार पर लागू किया जाना चाहिए। के.एम. मुंशी जी ने कहा कि इसे तुरंत संविधान के लागू होने के साथ ही लागू कर दिया जाना चाहिए। पर इन सब पर जो भी न्यायविदों का मत हो, सरकार का जो भी मत हो, पर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट एस्पिरेंट हैं और हम एक समाज के सजग नागरिक हैं। इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में हमारी क्या समझ होनी चाहिए, वो इतनी न्यूनतम बातें रही। हम आगे डेडिकेटेड रहेंगे इस तरह के वीडियोज आप तक पहुंचाने के लिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।